गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 21वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है। तो 20वें वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा परवलय के बारे में जानकारी दी थी, और आज हम एक दूसरी आकृति लेके चलते हैं। और दूसरी आकृति बहुत ही जानी पहचानी आकृति है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ा। आपने केवल उस आकृति के बारे में एक छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे व्रत है वो टॉपिक, है ना, व्रत। अब व्रत में आपने सिर्फ इतना ही तो पढ़ा है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, व्रत की परिधि क्या होगी, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन व्रत बना कैसे, व्रत की आकृति कहाँ से तैयार हुई, और आगे कितने प्रकार के व्रत बन सकते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, व्रत एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं ये कह दूं कि अगर हम तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक मानक समीकरण बनता है, एक मानक समीकरण है। मानक समीकरण का मतलब होता है कि अगर हम उसमें वैल्यू रखें, है ना, तो वैल्यू रखने के बाद हम किसी भी प्रकार के व्रत का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, वो मानक समीकरण होता है। जैसे अभी थोड़ी सी बात करें इसके बारे में। कोई ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में आपने इस तरह से कोई व्रत बना लिया, यूँ बना सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे कोई पूछे भी केंद्र कहाँ है इसका, इस व्रत का केंद्र कहाँ है, तो केंद्र ये रहा, है ना, केंद्र ये रहा। अब इस केंद्र, ये जो केंद्र है ये मूल बिंदु पे स्थित है। व्रत का केंद्र भी तो होता है ना, जैसे आपने प्रकार लिया, प्रकार की सुई को रखा और फिर घुमा दिया, तो जहाँ पर आपने सुई को रखा, प्रकार की सुई को रखा, सुई वाले हिस्से को रखा, उस जगह पे केंद्र बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु पर उस सुई को रखा और मान लीजिए 4 इकाई की त्रिज्या ले ली हमने यहाँ पर, और 4 इकाई की त्रिज्या से उसको घुमा दिया, तो ये व्रत बन गया, पूरा एक व्रत तैयार हो गया। अब इसका केंद्र क्या है, तो केंद्र आपसे पूछा जाए तो आप लिख देंगे 0 0, कि भाई मूल बिंदु पे है इसका केंद्र, सही है। अभी तक हमने जो 10वीं क्लास में बात की है, 9वीं क्लास में की है, 8वीं क्लास में की है, उसमें आपसे कहीं पर भी केंद्र का जिक्र नहीं किया गया। केवल बात किसकी कहेगी, त्रिज्या की, है ना, कि त्रिज्या की बात कर ली, बस त्रिज्या से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए, बस इतनी सी बात की, इससे आगे हम बढ़े ही नहीं। तो एक मानक समीकरण बन के आता है कि व्रत का एक मानक समीकरण होगा जिसके अंदर केंद्र का मान रखने पर और त्रिज्या का मान रखने पर उस व्रत का रियल समीकरण हमारे सामने, या व्यापक रूप का समीकरण हमारे सामने आ जाता है। जैसे इस समीकरण को हम लिखते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या कई जगह पर r स्क्वायर भी मिल जाता है, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये जो x1 y1 है ना, ये तो होते हैं केंद्र, ये तो होता है केंद्र x1 और y1, ठीक है। और त्रिज्या, त्रिज्या होती है a, तो यहाँ पर a स्क्वायर आता है, जबकि त्रिज्या का मान अगर निकालना है तो जो हमें दिया जाता है ना, उसका अंडर रूट कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। अब जैसे इसको हम एक छोटी सी कंडीशन में कन्वर्ट करें कि मान लीजिए इसी चित्र के बारे में बात करें, जो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका केंद्र क्या है। अभी जो पहली सिचुएशन हमको मिली है कि केंद्र का मान तो है 0 0 और त्रिज्या का मान है 4, है ना, त्रिज्या 4 इकाई की है तो 4 हो गई। अब आपसे कहा जाए कि भाई व्रत का व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, यानी कि कोई भी वैल्यू आप उसमें रखें तो उसका आंसर निकल जाए। केंद्र का मान 0 0, त्रिज्या का मान 4, इस मानक समीकरण में हम वैल्यू डाल देंगे। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, ये वाला तो x1 की जगह काम करेगा, ये y1 की जगह काम करेगा, कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, ये x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x में से आपने 0 को घटाया तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, x स्क्वायर रह गया। y में से 0 को घटाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, y स्क्वायर रह गया, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, हो गया। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, और यही टॉपिक 12वीं क्लास में भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कि अगर इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन मिल जाती है जिसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ होता है, तो इसमें केंद्र के मान होते हैं 0 0 और त्रिज्या का मान होता है 4, ठीक है। केंद्र का मान 0 0 और त्रिज्या का मान 4। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस व्रत का समीकरण ये होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अगर इसी सिचुएशन को हम बदल देते हैं, मान लीजिए जैसे इसको हमने हटा दिया
अब इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर हम अगली सिचुएशन ले लेंगे और अगली सिचुएशन पर बात करेंगे कि भाई कौन सी अगली सिचुएशन है जिसमें हम केंद्र को 0 0 ना लेकर कुछ और ले लेंगे। तो कोई और मान लिया, जैसे मान लीजिए कि कोई व्रत है और वो व्रत फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है ना। उस व्रत को हमने यहाँ बना लिया, ऐसे हो सकता है ना, भाई बन सकता है, व्रत तो कहीं भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केंद्र पे नहीं है, 4 क्वाड्रेंट है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश है, और केंद्र यहाँ है। व्रत बना लिया, व्रत का केंद्र यहाँ है, तो व्रत का केंद्र क्या होगा? एक्स अक्ष पे चली गई दूरी एक्स को बताएगी, वाई पे चली गई दूरी वाई को बताएगी। तो ये जो केंद्र है ना, इसको हम ये मान लेते हैं कि भाई 5 और 5 ले लेते हैं, चलो 5 और 5 ऐसे ले लेते हैं, अंदाज़ा ही तो ले रहे हैं। मान लिया कि भाई 5 5 पे है इसका केंद्र, तो एक्स अक्ष पे भी 5 चला, वाई अक्ष पे भी 5 चला। अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम 2 मान लेते हैं कि 2 इकाई की त्रिज्या बन रही है। तो इस सिचुएशन में जो व्रत का केंद्र है वो तो है 5 5 और त्रिज्या है 2 के बराबर, ठीक है। केंद्र 5 5 और त्रिज्या 2 है। जब हम इसका व्यापक समीकरण लेते हैं तो व्यापक समीकरण होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसमें मान रख दो x माइनस x1, तो ये जो मान होता है ना केंद्र का, यही x1 और y1 होता है। तो x1 की जगह पे 5 और y1 की जगह पर भी 5, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 5 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर a की जगह पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लोगे? x माइनस 5 का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 10x, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोबारा, तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y और बराबर 4 हो गया। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया यहाँ पर, फिर 10x को लिख दिया, फिर माइनस 10y को लिख दिया। अब देखिए सिचुएशन क्या बनी, 25 और 25 50, 50 को उधर भेज दिया या 4 को इधर ले आओ, तो 50 में से 4 कम हो जाएंगे, 50 में से 4 कम हो गए तो क्या बच गया? प्लस का 46 बराबर 0। अब ये जो एक समीकरण मिली है, ये समीकरण ये बताती है कि ये एक वृत्त का व्यापक समीकरण है, ठीक है। अगर केंद्र 0 0 होता है जब तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर केंद्र कहीं और स्थित होता है, मूल बिंदु पे ना होकर केंद्र कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अक्षों पर हो सकता है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, कहीं भी, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है और ये सिचुएशन एक वृत्त का समीकरण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। तो ये सिचुएशन जब हमारे पास 12वीं क्लास में आती है, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, या हायर क्लास में आती है, या हम किसी कंपटीशन में दे रहे हैं, कोई कंपटीशन हम दे रहे हैं, है ना, आगे कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो इनका एक तरीका भी बताऊंगा पहचान करने का, क्योंकि ये जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में हमको इस तरह की सिचुएशन प्राप्त होती हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसमें दीर्घवृत्त में भी आ जाता है ना, अति परवलय में भी आ जाता है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये दीर्घवृत्त नहीं है, ये वृत्त है? तो इस तरह की स्थितियाँ हमारे पास आती हैं वहाँ पर, ठीक है। ये स्थिति, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का या प्रथम पाद में जो हम कंडीशन निकालते हैं वो है। अब आते हैं हम एक इसी से संबंधित टॉपिक पे कि व्रत के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त, ये पहली बार आप सुन रहे हैं नाम इसका कि दीर्घवृत्त क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। दीर्घवृत्त मतलब बड़ा वृत्त, है ना, दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त का मतलब क्या होगा? बड़ा वृत्त। बड़ा वृत्त कैसा होता है? बड़ा वृत्त का मतलब ये नहीं कि भाई बड़ा कर दीजिए उसको, वृत्त को यूँ कर दिया। बड़ा वृत्त का मतलब ये है, जो सिचुएशन है, पहले मैं आपको चित्र बना के बताऊं, इस तरह का, ये जो सिचुएशन बनी ये कहलाती है दीर्घवृत्त की, इस तरह की स्थिति।
इसमें दो नाभियाँ होती हैं। अब आप थोड़ा सा गौर करिए इस चीज़ पे कि अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट दें तो यहाँ पे दो परवले बन रहे हैं। एक तो परवले ये वाला है ना, और एक परवले ये वाला। तो दोनों परवले के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब हम इस तरह के परवले के बारे में बात करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर -4x होता है, और जब हम इस प्रकार के परवले के बारे में बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है। ठीक है, तो वो 4ax होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। इस तरह की सिचुएशन जब बनाते हैं तो एक परवले में एक बार नाभि होती है, तो एक परवले में एक नाभि होती है, तो यहाँ पर भी नाभि होगी, यहाँ पर भी नाभि होगी। इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा, है ना। परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं हम कि हल्की सी परिभाषा ले लेते हैं कि अगर कोई बिंदु है यहाँ पर स्थित है, P है, और इसके निर्देशांक हमने x और y बोल दिए, तो ये जो x और y के जो निर्देशांक हैं, ठीक है ना, ये स्थिति आपके पास आ गई। अब देखिए परवलय यहाँ भी दिख रहा है, परवलय यहाँ भी दिख रहा है ना, दोनों परवलय को जॉइंट कर दिया, पर वो चीज़ नहीं है ये, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस। तो नाभि एक ये बन गई, नाभि एक ये बन गई, कोई बिंदु P है, ये P बिंदु गति कर रहा है ना, ये P बिंदु गति करता है चारों तरफ, और गति करता हुआ ये एक बिंदु पथ तैयार करता है। लेकिन इसकी कोई ना कोई कंडीशन तो होगी भाई, ये ऐसे ही ऐसे क्यों घूम रहा है, ये सीधा ही चला जाता, नीचे आ जाता, इधर चला जाता, यहाँ आ जाता, तिरछा आ जाता, तो ये ऐसे ऐसे क्यों घूमा, उसके पीछे एक लॉजिक है। इसका एक लॉजिक आया कि ये जो दो नाभियाँ आई हैं, इस नाभि से दूरी है ना, बिंदु P की पहली नाभि से दूरी, बिंदु P की दूसरी नाभि से दूरी का जो योग होगा वो अचर राशि होता है। ठीक है, ये एक परिभाषा इसकी बनती है कि बिंदु P का पहली नाभि से दूरी, बिंदु P की दूसरी नाभि से दूरी। अब ये P बिंदु चाहे कहीं भी चला जाए, मान लीजिए P बिंदु यहाँ पर आ गया तो भी यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, ये P बिंदु यहाँ पर आ गया तो इसकी यहाँ से दूरी, इसकी यहाँ से दूरी, P बिंदु यहाँ आया, इसकी यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, हर जगह पे ये P बिंदु है, ये गति करता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन चलने के अंदर एक कंडीशन लेके चलेगा, और वो कंडीशन क्या है कि PF1 यानी P और F1 के बीच की दूरी, PF2 यानी P और F2 के मध्य की दूरी का जो योग होगा, है ना, ये अचर राशि प्राप्त होता है, मतलब एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होता है। चाहे बिंदु यहाँ रहे तब इन दोनों की दूरी का योग निकालेंगे तब भी वही कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे निकाला इन दोनों की दूरी का योग निकालेंगे जब भी वही कांस्टेंट आएगा, ये बिंदु यहाँ आ गया इनकी दूरी का योग निकालेंगे तब भी वही कांस्टेंट आएगा। चाहे कहीं भी घूम ले, है ना, दूरी का जो योग आएगा, दोनों दूरियों का जो योग आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये स्थिति हमको एक कंडीशन प्रदान कर देती है, और वो कंडीशन हमेशा यूं ही घूमती रहेगी। ठीक है, अब इसका बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अभी केवल हम एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह की आकृति दीर्घवृत्त कहलाती है। अब ये दीर्घवृत्त तो आपने पहली बार ही देखा है, ठीक है, ये तो इसका एक परिभाषानुमा एक आकृति हो गई। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक नॉर्मल कंडीशन का जो सवाल हमारे पास आता है, जैसे ये दीर्घवृत्त की आकृति बनी, अब इस दीर्घवृत्त की आकृति में जब वृत्त की बात कर रहे हैं तो वृत्त जैसे हमने बनाया, मान लीजिए ये वृत्त बनाया, और वृत्त में तो आपको पता है, सबको पता है कि भाई त्रिज्या चाहे परिधि पे आप कहीं भी रहें, त्रिज्या का मान सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखा तो त्रिज्या का मान मान लीजिए 4 इकाई है, तो यहाँ भी 4 इकाई होगा, यहाँ भी 4 इकाई होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ से निकाल लिया जब भी 4 होगा, तो त्रिज्या कहीं भी रहे वो 4 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है। क्या 4 नहीं है, देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया बीच में, है ना, शीर्ष हो गया, यहाँ से जो दूरी आ रही है वो तो a दूरी मान ली हमने, ये वाली दूरी a दूरी है, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे बिंदु के, इस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे a और 0। इसी तरीके से अगर ये वाली जो दूरी है ये b बिंदु b दूरी मानी गई, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो 0 और b बनेंगे, 0 और b बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त है, और इस दीर्घवृत्त में 2 त्रिज्याएं होती हैं, तो कुछ गलत थोड़ी होगा भाई। दीर्घवृत्त में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक तो ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं, अलग अलग है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो दीर्घवृत्त की आकृति है वो x और y अक्ष को a अंत्यखंड पे काटती है। अंत्यखंड का मतलब होता है कि उसको बीच में काटा जा रहा है, तो बीच में काटा जा रहा है, कहाँ पर काटा जा रहा है, a दूरी पे काटा जा रहा है। y अक्ष को कहाँ काटा जा रहा है, b दूरी पे काटा जा रहा है, तो ये इसके अंत्यखंड कहलाते हैं। अभी रेखा वाली प्रश्नावली के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको, तो आपको ये अंत्यखंड वगैरह जो वर्ड मैंने बीच बीच में लिए हैं तो ये आपको समझ में आ जाएंगे।
तो इसका एक मानक समीकरण बनता है, वो मानक समीकरण ये होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये मानक समीकरण होता है। यानी एक्स अक्ष पर ए दूरी काटी गई, एक्स अक्ष पर ए दूरी काटी गई है ना, वाई अक्ष पर बी दूरी काटी गई और बराबर में 1 रहेगा क्योंकि अंत्यखंड काटा जा रहा है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी बाद में, तो अभी फ़िलहाल हम उसकी डिटेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की कोई समीकरण हमारे पास आएगी। अब इसमें जैसे ही इसको देखते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट है कि a ग्रेटर देन b है। देखिए सही है ना ये बात कि a ग्रेटर देन b है, कि a का मान तो बड़ा है, b का मान छोटा है। a का मान बड़ा है ना, b का मान छोटा है, a बड़ा हो गया, b छोटा हो गया, तो ये स्थिति बन जाती है। अब ये हमने दे दिया यहाँ पर। अब एक और समीकरण बनती है, एक समीकरण और बनती है, एक चित्र और बनता है एक प्रकार का। वो चित्र कैसा बनेगा कि अगर मान लीजिए हमने ये ले लिया ऐसे यू, तो इस तरह की बनी गई एक आकृति। ये दूरी x अक्ष पे चली गई, तो वही x अक्ष पर जो अंतःखंड कट रहा है वो a दूरी का है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको b कह दिया, तो y अक्ष पे काटेगा अंतःखंड, ये b है, तो 0 और b हो गया है ना। तो 0 a और 0, x अक्ष पर a दूरी और यहाँ पर 0, y अक्ष पर भाई x का मान तो 0 रहेगा y अक्ष के ऊपर, और y का कोई ना कोई मान होगा, उसको हमने b कह दिया। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। जब इस तरह की स्थितियाँ हमारे पास आ जाती हैं तो हम इसका भी एक समीकरण देते हैं, और वो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यहाँ लिख देते हैं b ग्रेटर देन a, कि b का मान a से बड़ा है। देखिए सही बात है ना, b ग्रेटर देन a हो गया, b का मान बड़ा है a से। कई लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में ही b को आगे लिख देते हैं, a को पीछे लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बात वही है। उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया। छोटे वाले को जैसे यहाँ पर सिचुएशन ली है कि बड़ा वाला a है, तो यहाँ पर भी वो बड़े वाले को a लेते हैं और छोटे वाले को b लेते हैं, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये सिचुएशन साइड में लिख दी है तो समझने वाला अपने आप समझ जाता है कि मैटर क्या चल रहा है। और ये जो चित्र बनते हैं, ये बनते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, जो समीकरणें हमको दी जाती हैं उनके अकॉर्डिंग ये चित्र बनते हैं। जैसे अब हम एक उदाहरण और ले लें कि मान लीजिए हमने चित्र तो बना दिए, 2 प्रकार की सिचुएशन होती है, बस 2 के अलावा और कुछ नहीं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मानक समीकरण ये वाली है, और इस वाली सिचुएशन में मानक समीकरण ये वाली है। अब अगर आपको एक समीकरण दे दी जाए, जैसे यहाँ लिख दिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1, और फिर सबसे पहला सवाल तो 12वीं क्लास में यही पूछा जाता है। आप 11वीं में ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो असली यूज़ निकल के आता है वो 12वीं में आता है इसका। वहाँ पर ये सिचुएशन मिलेगी आपको, केवल समीकरण मिलेगी, चित्र वित्र कुछ नहीं मिलेगा, चित्र आपको खुद बनाना है। तो इसको देखिए और इसको देख के ये बताइए कि भाई ये सवाल, ये जो समीकरण आपको दी गई है, ये समीकरण है किस चीज़ की। सबसे पहले तो ये पहचान करनी कि समीकरण किस चीज़ की है। तो अगर आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तब तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1, और ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और अपने स्तर पे थोड़ा सा इसको सेट करें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। सही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब इसमें एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा, 3, वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा, 4। तो कौन सा अक्ष बड़ा हो गया, एक्स अक्ष बड़ा हो गया या वाई अक्ष बड़ा हो गया, है ना। इस सिचुएशन को देख के चित्र बनाना है, एक्स अक्ष बड़ा हुआ या वाई अक्ष बड़ा हुआ, तो वाई अक्ष बड़ा हो गया। जब वाई अक्ष बड़ा हो गया तो चित्र कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। यहाँ पर ए की जगह पर 3 मान प्राप्त हो रहा है, बी की जगह पर 4 मान प्राप्त हो रहा है ना। तो चित्र ये ऐसा बन जाएगा, और ये जो बिंदु हैं ये 3 0 और 0 और 4 इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें समीकरण लिख के देता है इस प्रकार का, तो वो नहीं लिखेगा कि ए छोटा है या बी छोटा है, फिर नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि इसको देखते ही नहीं पता चल गया क्या। संख्यात्मक वैल्यू से तो हम खुद पता लगा सकते हैं ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसलिए जब ए और बी में इस तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं, तब तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है ना।
या छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इनके बारे में बात करेगा। लेकिन अगर संख्यात्मक वैल्यू दी गई हैं तो कभी भी ये बात नहीं करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगले पे देखेंगे।